हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैकेनिक्स टॉपिक पर 3 और बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये पहला प्रॉब्लम है, ये दूसरा प्रॉब्लम है और ये थर्ड प्रॉब्लम है। आप इन तीनों प्रॉब्लम को खुद से अटेम्प्ट करिए और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन वीडियो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लैंक ऑफ लेंथ L एंड मास कैपिटल M इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. On its one end lies a small block of mass small m. The coefficient of friction between the block and the plank is mu. What is the minimal velocity v that needs to be imparted to the plank with a quick shove such that during the subsequent motion the block would slide the whole length of the board and then would fall off the plank? The size of the block is negligible. दूसरा पार्ट इसमें है, when this minimum velocity is given to the plank, what is the velocity of the block when it reaches the other end of the plank? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मिनिमम वेलोसिटी v क्या दी जाए इस प्लैंक को सच दैट ये जो स्मॉल m है ना, ये पूरा डिस्टेंस ऐसे कवर करके यहाँ पर आकर के यहाँ से ड्रॉप ऑफ कर जाए। इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम लोग इस छोटे वाले ब्लॉक के मोशन को इस प्लैंक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज करेंगे, क्योंकि इसी ब्लॉक को मूव करना है। किस सरफेस पे मूव करना है? इस प्लैंक पे मूव करना है। और प्लैंक पे कितना डिस्टेंस मूव करना है? L डिस्टेंस मूव करना है। अगर आप इस छोटे वाले ब्लॉक M को ग्राउंड से देखेंगे तो ग्राउंड से देखने पे तो ये जो छोटा ब्लॉक M है वो L डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ये छोटा ब्लॉक यहाँ तक पहुँचेगा ये जो प्लैंक है ये भी तो लेफ्ट की तरफ कुछ मूव करेगा। तो इसीलिए अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस स्मॉल मास m इज इक्वल टू कैपिटल L। लेकिन अगर आप प्लैंक पे बैठे हैं तो आप बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के कह सकते हैं। मान लीजिए कि आप प्लैंक पे यहाँ पर हैं, इस कॉर्नर पे हैं, तो आप क्या देखेंगे? प्लैंक से अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि हाँ, ये जो छोटा वाला m है ये ऐसे 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 होते हुए यहाँ तक आ गया, यानी कि प्लैंक के रिस्पेक्ट में इसने L डिस्टेंस कवर किया। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि मिनिमम वेलोसिटी v कितनी होनी चाहिए। तो क्यों ना हम लोग इस छोटे ब्लॉक के मोशन को प्लैंक के रिस्पेक्ट में एनालाइज करें, क्योंकि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मुझे डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस स्मॉल मास m दे रखा है। अब ये जो प्लैंक है क्या ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नहीं, इस प्लैंक पे एक फोर्स लग रहा है। फोर्स कहाँ से लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड प्लैंक। ये ध्यान दीजिए, ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, तो सरफेस तो कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, लेकिन ये जो ब्लॉक है और जो प्लैंक है दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो प्लैंक और ब्लॉक को मैंने अलग अलग बना लिया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाने के लिए। ये जो कैपिटल M जो प्लैंक है इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट लगेगा। टुवर्ड्स राइट क्यों लगेगा समझिए। ये मैंने कई बार अपने लेक्चर में ही बताया है कि जब भी आपको दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना हो तो आप रिलेटिव मोशन देखिए, या सबसे सिंपल ट्रिक होता है कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि इस दोनों सरफेस के बीच में कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है भी। मान लीजिए कि इन दोनों सरफेस के बीच में कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं रहता, तब देखिए कि कैसा मोशन होता। अगर इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो प्लैंक है ये तो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है ना। ये v वेलोसिटी से इसको झटका लगा, यहाँ से इसको इम्पल्स लगा, v वेलोसिटी मिली, तो ये जो प्लैंक है ये तो टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। तो आप अगर इस स्मॉल ब्लॉक पे बैठे हुए हैं और दोनों में अगर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो आपको क्या दिखेगा? आप तो चुपचाप से उसी ब्लॉक पे बैठे हैं, आपको दिखेगा कि आपके नीचे से धरती हिलती हुई जा रही है। ये बेचारा ये जो प्लैंक है टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो ना उसी के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा दीजिए। तो ये जो कैपिटल M प्लैंक है इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा टुवर्ड्स राइट। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड में आप ये देखिए कि दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है। ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के बराबर होगा। ये जो मास m है तो नॉर्मल रिएक्शन mg हो गया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया म्यू mg टुवर्ड्स राइट। ठीक है, इतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा, यानी कि ये जो प्लैंक है इस पर एक्सेलरेशन हो रहा है। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट। कितना एक्सेलरेशन होगा? म्यू mg फोर्स डिवाइडेड बाय मास कैपिटल M। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक क्या हो जाएगा? म्यू mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये समझ में आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि इस ब्लॉक के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं प्लैंक से, यानी कि आपका जो ऑब्जर्वर है, बेटा ऑब्जर्वर तो यहाँ पर आ जा, प्लैंक पे आ गया।
अब ऑब्जर्वर प्लैंक पे है तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ये जो ब्लॉक है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन दिस प्लैंक, वो क्या देखेगा, वो तो देखेगा कि ये जो ब्लॉक है मेरी तरफ v वेलोसिटी से आ रहा है। ध्यान दीजिए, ग्राउंड से देखने में ये ब्लॉक क्या है, ये तो स्टेशनरी है शुरुआत में तो स्टेशनरी ही है, लेकिन अगर आप प्लैंक से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, प्लैंक से अगर आप देख रहे हैं तो प्लैंक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये जो छुटकू सा ब्लॉक है ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है v वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी ये होना ही है ना, क्योंकि ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसकी वेलोसिटी 0 है और ये जो प्लैंक है इसकी अपनी वेलोसिटी है टुवर्ड्स लेफ्ट v। तो आपको क्या दिखेगा, अगर आप प्लैंक पे हैं तो आपको दिखेगा कि ये जो ब्लॉक है टुवर्ड्स राइट जा रहा है v वेलोसिटी से। सिंपल है। तो ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v हो जाएगी। अब इस ब्लॉक के पास कोई एक्सेलरेशन भी होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस ब्लॉक m पे तो दो फोर्स लग रहा है। म्यू mg फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस प्लैंक पे टुवर्ड्स राइट, तो ब्लॉक पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर है ना। अगर ये ब्लॉक जो है वो प्लैंक पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट, तो ये प्लैंक भी तो बोलेगा कि मैं भी तो तुम्हें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाऊंगा और उल्टे डायरेक्शन में लगाऊंगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स तो लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, कितना फोर्स, म्यू mg, और दूसरा फोर्स इस पे लगा दीजिए सूडो फोर्स, क्योंकि हम लोग अब सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं प्लैंक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और प्लैंक का एक्सेलरेशन कितना है, म्यू mg बाई कैपिटल M। तो सूडो फोर्स कितना हो जाएगा, जो भी एक्सेलरेशन है इनटू मास ऑफ द बॉडी, तो क्या हो जाएगा m इंटू म्यू mg बाई कैपिटल M, यानी कि इस स्मॉल ब्लॉक m पे सूडो फोर्स कितना लगेगा, म्यू m स्क्वायर g बाई कैपिटल M। तो लगा दो भाई ये म्यू m स्क्वायर g बाई कैपिटल M। तो ये जो छुटकू सा ब्लॉक है इस पर दो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, इन दोनों फोर्स के कारण टुवर्ड्स लेफ्ट उस पर एक एक्सेलरेशन होगा। लेकिन ये सब कुछ किसके फ्रेम में हो रहा है, प्लैंक के फ्रेम में। ध्यान रखिए सब कुछ प्लैंक के फ्रेम में हो रहा है, और प्लैंक के फ्रेम में उसकी इनिशियल वेलोसिटी है टुवर्ड्स राइट, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्लैंक के फ्रेम में उसका रिटार्डेशन हो रहा है। और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों फोर्स को ऐड कर दीजिए, उसको मास से डिवाइड कर दीजिए, टोटल फोर्स कितना है, टोटल फोर्स तो आप सीधे सीधे इसको ऐड कर दीजिए ना, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m मास कितना हो जाएगा, म्यू m स्क्वायर g बाई कैपिटल M प्लस म्यू mg, और दोनों को m से डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल m से, यानी कि दोनों में m का फैक्टर हट जाएगा। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ जो छुटकू मास है दिस इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू mg बाई कैपिटल M प्लस आ जाएगा म्यू g। ये समझ में आया सबको बच्चों, देख लो ये, ठीक है। ये है एक्सेलरेशन ऑफ दिस छुटकू मास, किसके रिस्पेक्ट में, प्लैंक के रिस्पेक्ट में। अब आपसे पूछा है कि मिनिमम वेलोसिटी v यहाँ से क्या दी जाए ताकि ये जो मास m है वो जस्ट यहाँ तक पहुँचे। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इस v की, वो आप ऐसे निकालिए, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा है, v फाइनल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू v इनिशियल स्क्वायर माइनस 2a इंटू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड है l, एक्सेलरेशन कितना है म्यू mg बाई कैपिटल M प्लस म्यू g, माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये रिटार्डेशन है ना, मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स राइट, इनिशियल वेलोसिटी है v, एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो इस इक्वेशन से आप मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं v फाइनल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मिनिमम के केस में ये जो स्मॉल m वाला है ना वो यहाँ पर जस्ट पहुँचेगा बिल्कुल ज़ीरो वेलोसिटी के साथ। लेकिन ध्यान रखिए ये ज़ीरो वेलोसिटी प्लैंक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सारा जो कैलकुलेशन हो रहा है प्लैंक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी यहाँ पहुँचते पहुँचते ज़ीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर करिए यानी कि v स्क्वायर, माइनस कर दीजिए 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितना है भाई म्यू mg बाई कैपिटल M प्लस म्यू g, चलो इंटू l कर दीजिए। तो ये आपको v मिनिमम दे देगा, कितना मिनिमम वेलोसिटी आपको रिक्वायर्ड है। बहुत सिंपल है, अब तो ये आप मालूम कर ही लीजिएगा। v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 म्यू जी को कॉमन लीजिए, l आ गया और ऊपर में आ जाएगा m प्लस स्मॉल m, नीचे में आ जाएगा कैपिटल M। तो ये मिनिमम वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। तो मिनिमम वेलोसिटी जो हमें फाइंड करना है v मिनिमम, उस ये हो गया मिनिमम वेलोसिटी जो आपको इस प्लैंक को देना है, सो दैट दिस
स्मॉल m जस्ट रीचेज हियर। इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है कि जब हम लोग मिनिमम वेलोसिटी इसको दे देते हैं जो कि इसके बराबर होगा, तो उस केस में जब ये ब्लॉक यहां पर पहुंचा, दूसरे एंड पे पहुंचा, तो इस ब्लॉक की कितनी वेलोसिटी होगी। आपसे पूछा है इस ब्लॉक की वेलोसिटी जब ये इस एंड पे पहुंचा है, किस केस में, जब आपने मिनिमम वेलोसिटी दी है। तो उस केस में जब ये ब्लॉक यहां पर पहुंचेगा तो क्या ब्लॉक के पास जीरो वेलोसिटी होगी? नहीं। देखिए ये जो इक्वेशन लिखा है, ये जो मैंने एक्सेलेरेशन लिखा है, ये सब जो भी कैलकुलेशन किया है ये मैंने किया है प्लैंक के रिस्पेक्ट में। यानी कि ये जो जीरो हमने लिखा भी है ना कि ये ब्लॉक यहाँ पे आते 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 इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन ये किसके रेफरेंस में है? ये प्लैंक के रेफरेंस में जीरो हुई। यानी कि जीरो हुई प्लैंक के रिस्पेक्ट में। यानी कि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी जीरो हुई विथ रिस्पेक्ट टू द प्लैंक। यानी कि जब यहाँ पर ये पहुँचा तो जितनी वेलोसिटी प्लैंक की होगी उतनी ही वेलोसिटी इस स्मॉल मास m की होगी, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई। बात समझ रहे हैं ना? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, इस प्लैंक और इस मास के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी तो है नहीं। तो जब ये वाला छुटकू मास यहाँ पर पहुँच गया दूसरे एंड पे, तो रिलेटिव वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है। इसका मतलब जितनी वेलोसिटी प्लैंक की होगी उतनी ही वेलोसिटी मास की होगी। अब वही वेलोसिटी मुझसे पूछा है कि इस मास की क्या वेलोसिटी होगी, तो उसको आप कैसे फाइंड करिएगा? सिंपल तरीका है, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस पूरे को आप सिस्टम बना लीजिए, छुटकू मास m को, ब्लॉक को भी और प्लैंक को भी। तो क्या इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रहा है? नहीं लग रहा है। जो भी नॉर्मल रिएक्शन वगैरह होगा वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, वो बैलेंस हो जाता है mg से, आप जानते ही हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो प्लैंक है वो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। प्लैंक और सरफेस के बीच में कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है नहीं। ये वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है म्यू एम जी, ये इंटरनल फोर्स है। यानी कि अगर हम लोग इस ब्लॉक और इस प्लैंक को सिस्टम बनाते हैं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एफ एक्सटर्नल जीरो है। एफ एक्सटर्नल जीरो है यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भैया इनिशियल मोमेंटम कितना था? m इंटू वी। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? m प्लस एम इंटू जो भी वेलोसिटी है v1। हमने m प्लस एम क्यों किया? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये ब्लॉक जब यहाँ पर पहुँचता है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यानी कि प्लैंक और ब्लॉक दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम है कैपिटल एम वी, फाइनल मोमेंटम हो गया m प्लस एम v1। यानी कि v1 जो है वो हो जाएगा mv बाई m प्लस एम। यानी कि ये ब्लॉक जब यहाँ पर पहुँचेगा, दूसरे एंड पे पहुँचेगा, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी mv डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इंटायरली डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। इस प्लैंक को इनिशियली ये वेलोसिटी v दी गई है और हम लोग मिनिमम वाले केस की ही बात करेंगे। तो जब इसको वेलोसिटी v दी गई है तो पूरे सिस्टम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, इतना रहेगा। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जब ये जो स्मॉल ब्लॉक है वो यहाँ पर पहुँच गया और मिनिमम वेलोसिटी की बात हो रही है, तो मिनिमम वेलोसिटी वाले केस में क्या होगा? ये जो स्मॉल ब्लॉक यहाँ पर पहुँचेगा तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? प्लैंक के रिस्पेक्ट में। प्लैंक के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी कि इस ब्लॉक का और प्लैंक का दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। और सेम वेलोसिटी कितनी होगी? v1 के बराबर हो गई। जो अभी हमने फाइंड किया था ना, v1 क्या था? v1 इज इक्वल टू एम वी बाई एम प्लस स्मॉल m। तो जब ये स्मॉल ब्लॉक यहाँ अदर एंड पे आ गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ इंटू एम प्लस स्मॉल m इंटू v1 स्क्वायर। v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस m होल स्क्वायर। ये समझ में आया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो इतना होगा, कोई लफड़ा नहीं है इसमें, क्योंकि इनिशियली आपने इस प्लैंक को v वेलोसिटी से पुश किया है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब ये ब्लॉक यहाँ पर पहुँचा मिनिमम वाले केस में, और मिनिमम वाले केस में ही यहाँ पर आते आते उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसलिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक दोनों सेम होगा और दोनों इसके बराबर होगा।
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ है, चेक कर लीजिएगा, के आई माइनस के फाइनल करिएगा, इसको कर लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि डिक्रीज हुआ है। ये करिएगा तो आपको मिल जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, करिएगा तो ये होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ। और हम लोग जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज। तो यहाँ पर वर्क डन कर कौन रहा है, वर्क डन तो फ्रिक्शन कर रहा है जो बीच में लग रहा है इन दोनों के बीच में, और उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड कितनी है, म्यू एम जी ये है। डिस्टेंस कितना कवर हुआ, म्यू एम जी एल। तो आप ये लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी एल। तो इससे भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो अभी हमने दूसरे मेथड से किया था। अब इसको हम लोग तीसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सारे मोशन को हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनालाइज करेंगे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, आप ऐसे देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम क्या है, ये ब्लॉक और कैपिटल एम दोनों को अगर बना दीजिएगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ब्लॉक की तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी एम वी डिवाइडेड बाई एम प्लस स्मॉल एम। क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस पूरे सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी, अभी हो या 1 घंटे बाद हो, 2 घंटे बाद हो, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में कोई नेट एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो फिक्स है, किसके बराबर है, एम वी बाई एम प्लस स्मॉल एम। अब सब कुछ को अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एनालाइज करिएगा तो उस फ्रेम में ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ग्राउंड फ्रेम से इसकी वेलोसिटी है 0, सेंटर ऑफ मास की अपनी वेलोसिटी है ये, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 माइनस दिस थिंग एम वी बाई एम प्लस एम। माइनस का मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन उलट गया है, यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये जो छुटकू सा ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एम वी बाई एम प्लस स्मॉल एम। ये किसका हुआ, ये हुआ जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक, उसकी वेलोसिटी इनिशियली किस फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। उसी फ्रेम में प्लैंक की वेलोसिटी क्या होगी, प्लैंक की ग्राउंड में वेलोसिटी आपको दिख रही है v, और सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर जा रहा है एम वी बाई एम प्लस एम से। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस एम वी बाई एम प्लस एम। ये तो सब लोग जानते होंगे ना कि अगर आप किसी दूसरे फ्रेम में जा रहे हैं तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करते हैं, उस फ्रेम की वेलोसिटी माइनस कर देते हैं। तो v माइनस ये करिएगा तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी एम वी बाई एम प्लस कैपिटल एम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये जो प्लैंक है ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है और वेलोसिटी क्या है, एम वी बाई कैपिटल एम प्लस एम। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस फ्रेम में ये जो स्मॉल ब्लॉक है मास m का और ये है कैपिटल M का, दोनों का मोमेंटम जब आप ऐड करिएगा तो m इंटू कैपिटल M यहाँ भी आएगा, कैपिटल M इंटू M यहाँ भी आएगा, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टोटल मोमेंटम 0 होगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम की तो पहचान ही यही होती है कि वो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें पूरे बॉडी का मोमेंटम आपको 0 मिलना ही है। और सिर्फ अभी 0 नहीं होगा, ये 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद जब ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा उस टाइम भी टोटल मोमेंटम 0 रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टोटल मोमेंटम हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई दोनों की। अब जब ये स्मॉल ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा, इस एंड पे आ जाएगा, तब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ब्लॉक की, और प्लैंक की भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 0 क्यों होगी सोचिए। अगर आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं एक की 0 नहीं होगी, दूसरे की नॉन 0 है, यानी कि इसकी 0 हो जाए और इसकी 10 हो जाए, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि उस केस में तो फिर मोमेंटम पूरे सिस्टम का 0 हो ही नहीं सकता है। तो दोनों की वेलोसिटी 0 होनी पड़ेगी। और क्योंकि हम लोग ये मिनिमम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आते आते दोनों की वेलोसिटी, इस ब्लॉक की और इस प्लैंक की, दोनों की 0 हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो ब्लॉक है आधे रास्ते में या यहीं कहीं हो तभी इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए और प्लैंक की भी 0 हो जाए, तो वो तो पॉसिबल केस नहीं हुआ ना। हम लोग तो चाह रहे हैं कि कितनी वेलोसिटी दी जाए इस प्लैंक को ताकि ये ब्लॉक जो है वो अदर एंड तक जस्ट पहुंच जाए, और जस्ट पहुंचने की बात हो रही है, इसलिए ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और प्लैंक की भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। दोनों की वेलोसिटी 0 होना ही है। हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सो दैट दिस
ब्लॉक रीचेज हियर। तो मिनिमम वेलोसिटी की बात हो रही है, तो मिनिमम वेलोसिटी वाले केस में एक केस तो हो सकता है ना कि ये जो स्मॉल ब्लॉक है यहाँ पर आते आते इसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और इस प्लैंक की भी वेलोसिटी जीरो हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। यानी कि उस केस में जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ इंटू एम इंटू ये वाला चीज़ mv/m+m होल स्क्वायर, ये तो हो गया इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ कैपिटल M इंटू mv/m+m होल स्क्वायर। ये हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये ब्लॉक का और ये प्लैंक का। ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो पूरा का पूरा जीरो हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये जो ब्लॉक है यहाँ आते आते जीरो वेलोसिटी हो गई, प्लैंक की भी वेलोसिटी जीरो हो गई CUM फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है जीरो हो गया, तो वो किसके कारण जीरो हुआ, बिकॉज ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इन दोनों को जब आप ऐड करिएगा, दिस विल बी इक्वल टू μmg फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू एल। तो ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाला इक्वेशन, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू μmg इंटू एल। तो इससे आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, और ये v एग्जैक्टली वही होगा जो हमने पिछले दो मेथड में फाइंड किया है। तो ये तीसरा मेथड था, कुछ बच्चों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये सब भी आपको समझ में आना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या हो रहा है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में यहाँ पर आते आते इस ब्लॉक की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि जब ये ब्लॉक यहाँ पहुँच रहा है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या हुई, ग्राउंड फ्रेम से क्या हो जाएगी, ग्राउंड फ्रेम से वेलोसिटी हो जाएगी जो भी सेंटर ऑफ मास की अपनी वेलोसिटी है, यानी कि mv/M+m। तो मोशन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एनालाइज करना या ग्राउंड फ्रेम से एनालाइज करना, दोनों आपको समझ में आना चाहिए,